नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार भैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के मटेरियल हैंडलिंग जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि मटेरियल हैंडलिंग होता क्या, व्हाट इज़ ए मटेरियल हैंडलिंग। तो इसका डेफिनेशन जो है वो ये है, मटेरियल हैंडलिंग इज द फंक्शन ऑफ मूविंग राइट मटेरियल to right place in right time in right amount in right sequence and in the right condition to minimize the production cost। मटेरियल हैंडलिंग जो है वो किसी भी सही मटेरियल को सही जगह पे सही टाइम पर सही अमाउंट में सही सीक्वेंस पे सही कंडीशन में कम से कम कॉस्ट के ऊपर मूव करना, सप्लाई करना या हैंडल करना, ये कहलाता है मटेरियल हैंडलिंग। It also defined as a art and science of moving, packing, storing and substances in any form। ये also इसको ये कह सकते हैं कि आर्ट और साइंस दोनों ही है। किसकी? जो सब्सटेंसेस हैं, जो सामान है, उनको किसी भी फॉर्म में जो सामान है उसको मूव करना, पैक करना, स्टोर करना, ये सारा काम मटेरियल हैंडलिंग के अंतर्गत आता है। तो मटेरियल हैंडलिंग ऑब्जेक्ट क्या है मटेरियल हैंडलिंग का? तो सबसे पहला तो है कि मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस नंबर ऑफ हैंडलिंग एज वेल एज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, रिड्यूसिंग द डिस्टेंस थ्रू विच द मटेरियल्स आर हैंडल्ड। सबसे पहला जो उद्देश्य है, नंबर ऑफ हैंडलिंग को कम से कम करना, मिनिमम करना, रिड्यूस करना, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग को कम करना। अब ये कम करने के लिए चाहे डिस्टेंस को कम करें, चाहे मटेरियल की क्वांटिटी को कम करें, या मटेरियल के किस तरह से वो ओवरऑल हमारे को कॉस्ट को कम करना वो होता है। दूसरा, इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन एंड ग्रेटर सेफ्टी इन द मूवमेंट। जो हैंडलिंग जो होगी उसमें वर्किंग कंडीशन अच्छी रहे, उसको इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ उसमें आएगी। हायर प्रोडक्टिविटी एंड लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जो हैंडलिंग जो है उससे प्रोडक्ट इस तरह से हो कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो। कंट्रीब्यूट टू बेटर क्वालिटी ऑफ बाय अवॉइडिंग डैमेज टू प्रोडक्ट इन इफिशिएंट हैंडलिंग। जो इनएफिशिएंट हैंडलिंग के कारण जो क्वालिटी में जो डैमेज होता है उससे बचना है। कहने का अर्थ उसकी पैकिंग इस तरह से हो, उसकी हैंडलिंग इस तरह से हो कि मटेरियल में डैमेज नहीं हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टोरेज एरिया। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ताकि स्टोरेज एरिया जो है उसकी ज़्यादा अच्छा यूज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल एक कम एरिया में हम उसको स्टोर कर पाए। फिर है रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। जो मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइमिंग है, इस तरह से हम मटेरियल हैंडलिंग हो जो कि ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम रिजल्ट इन रिड्यूस्ड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। तो जैसे हैंडलिंग इस तरह से हो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइम साइकिल कम होगा तो वर्क इन जो प्रोग्रेस जो है इन्वेंट्री है वो भी हमारे को कम ज़रूरत होगी, तो वो इन्वेंट्री कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी। और दूसरा आता है प्रमोट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, मतलब क्या विषय हमारे को ध्यान रखना है सिग्निफिकेंस है इसकी, तो वो है efficient material handling is important to manufacturing to operations। Material sent by vendors must be unloaded, moved through the inspection, production operation to store, finally to the shipping department। इसका समझिएगा पूरा जो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कैसे है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए मटेरियल जो है वेंडर्स से जो आएगा रॉ मटेरियल आएगा, वो अनलोड होगा, देन मूव होगा जो प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन के बाद इंस्पेक्शन और प्रोडक्शन के होने के बाद वो स्टोर में जाएगा, और स्टोर के बाद वापस सेल के लिए, शिपिंग के लिए फाइनल शिपिंग डिपार्टमेंट में जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये पूरा हैंडलिंग का प्रोसेस कहलाता है। These movements do not add value to the product, but they add value to cost। एक्चुअल में क्या है कि
मटेरियल जब एक जगह से दूसरी जगह तक मूव होता है तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसकी वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होता है, लेकिन उसमें कॉस्ट में ज़रूर एडिशन होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हैंडलिंग होगी कॉस्ट ऐड हो जाती जाएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैंडलिंग जो है वो कॉस्ट प्रॉपर हो, ताकि क्योंकि वैल्यू ऐड नहीं हो रही लेकिन कॉस्ट ऐड हो रही, तो वो हमारे को नुकसान वाली बात है। तो इसमें ये दिया है, वेरियस स्टडीज मेड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज इंडिकेट दैट कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग अलोन अकाउंट्स 20 to 25% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग। तो कई जगह इतना ज़्यादा आता है कि हैंडलिंग जो कॉस्ट है वो 20 से 25% तक हो जाती है। तो इसलिए हमारे को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अदरवाइज हमारी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी, प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा इसके कारण। तो हमारे को मटेरियल हैंडलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। It is usually found that each part is handled 50-60 times while passes through the chain of manufacture and expressed in tons, and found that the average 59 times of material are handled for every ton of film। मतलब ये देखा गया है, जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि कोई भी एक मटेरियल जो मूव होता है वो 50-60 टाइम्स पास होता है मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतनी टाइम जब वो कई जगह पास होगा, कई जगह हैंडलिंग होगी, उसकी 50-60 टाइम हैंडलिंग होगी, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस हो जाती है इन केस ऑफ कॉस्ट, इन केस ऑफ उसकी सेफ्टी, इन केस ऑफ उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ इसमें होती। तो इसलिए मटेरियल हैंडलिंग को प्रॉपरली हैंडल करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। Various studies made in different industries indicate that the cost of handling account to 20 to 25% of manufacturing cost। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ये 20 to 25% होता है, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट इज़ यूजुअली फाउंड दैट ईच पार्ट इज हैंडल, ये वापस रिपीट हो गया शायद हैंडल, सॉरी। इट कम्स टू ए मेजर शेयर ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन। और टाइम का भी इसमें बहुत ज़्यादा शेयर होता है, इसलिए हमारे को जितना हैंडलिंग का टाइम कम होगा तो प्रोडक्शन उतना ही फास्ट होगा। इम्प्रूवमेंट इन द हैंडलिंग मीन्स फास्टर प्रोडक्शन, हायर प्लांट कैपेसिटी, लोअर स्टॉक इन प्रोसेस एंड लेस डैमेज टू द प्रोडक्ट एंड कंपोनेंट इन ईच स्टेज। तो ये है कि हैंडलिंग अगर इम्प्रूव अच्छी होगी, प्रॉपर होगी, तो प्रोडक्शन फास्टर होगा, प्लांट की कैपेसिटी बढ़ेगी और इन्वेंट्री जो होगी वो कम होगी, डैमेज कम होगा, प्रोडक्ट की कंपोनेंट हर स्टेज पे जो डैमेज वगैरह है ये कम होगा। तो ओवरऑल हमारे को वो स्टेज मतलब कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट में बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ इसमें आएगी। इट इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी एंड कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इम्प्रूविंग कैश फ्लो। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस है प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कैश फ्लो बढ़ेगा। अब आता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या है। प्रिंसिपल में हम अलग अलग क्या क्या चीज़ें हैं स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या सिद्धांत है जो हमारे को अलग अलग चीज़ों के लिए रखना पड़ता है, उन सिद्धांत के बारे में। तो सबसे पहले तो आता है प्लानिंग प्रिंसिपल, कि प्लानिंग जो है किस तरह की हो वो है। ये प्लानिंग प्रिंसिपल जो है, इट एस्टैब्लिशेस ए प्लान विच इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट, डिजायरेबल अल्टरनेटिव्स एंड प्लानिंग ऑफ कंटीजेंसी। मतलब इसमें हम क्या प्लान करते हैं कि इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी हैंडलिंग में क्या क्या रहेगी वो होती है, और उसके अल्टरनेट वेज क्या है इसके बारे में प्लान करते हैं हम। तो प्लानिंग प्रिंसिपल होता है कि प्लान में हम क्या क्या चीज़ ये देखें। फिर आता है ओरिएंटेशन प्लानिंग। ओरिएंटेशन प्लानिंग, इट एनकरेजेस स्टडी ऑफ ऑल अवेलेबल सिस्टम relationship before moving towards the preliminary planning. The study includes looking for existing method and problem। इसमें ओरिएंटेशन प्लानिंग में मतलब ये है कि हमारे को एग्जिस्टिंग मेथड है उनको देखना, इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, इस तरह से ये प्लानिंग हम करते हैं। देन है सिस्टम प्रिंसिपल। सिस्टम प्रिंसिपल में आता है इट इंटीग्रेट्स हैंडलिंग ऑफ स्टोरेज एक्टिविटीज विच इज कॉस्ट इफेक्टिव इनटू इंटीग्रल सिस्टम ऑफ डिज़ाइन। मतलब जो डिज़ाइन जो है आपका पूरा सिस्टम है उसकी किस तरह से डिज़ाइन करें कि हैंडलिंग और स्टोरेज एक्टिविटीज़ पूरी इफिशिएंटली कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये चीज़ हम देखते हैं। यूनिट लोड प्रिंसिपल, हैंडल प्रोडक्ट इन यूनिट लोड एज लार्ज एज पॉसिबल। मतलब एक बार में कितना मटेरियल हम हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ हमारे को सिद्धांत देखता है। तो उसमें ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक बार में करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, हैंडलिंग कॉस्ट कम आएगी। तो कितना ज़्यादा हम एट ए टाइम कर सकते हैं हैंडल, वो चीज़ इसमें आती है। स्पेस यूटिलाइजेशन प्रिंसिपल, इट एनकरेजेस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ
स्पेस अवेलेबल, ये स्पेस जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज ले सकते हैं, वो इसका प्रिंसिपल है। फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रिंसिपल। इट एनकरेजेज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हैंडलिंग मेथड, जो आपका हैंडलिंग मेथड जो आपने इम्प्रूव करके वो क्या स्टैंडर्ड मेथड रहेगा कि किस तरह से कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में कहाँ पे किस रूट से किस इक्विपमेंट से ये जाएगा, वो सारी चीज़ हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जिससे कि एक प्रॉपर वे में हम उसको प्लान करके उसको मटेरियल हैंडलिंग को अप्लाई कर पाए। Ergonomic principle. It encourages human capability and limitation by design effective planning. इसमें ये कि ergonomics में बेसिकली आता है कि जो एनवायरनमेंट किस तरह का हम इस तरह से बनाए कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाए, इस तरह का माहौल हो। जैसे कि एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि जैसे पहले एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी तक ट्रांसपोर्ट के लिए जनरली ट्रक्स लेते हैं काम में, हम ट्रक्स में मटेरियल को सप्लाई करते हैं और उन ट्रक्स में सप्लाई करते हैं, तो जो ट्रक्स के केबिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूँ कंफर्टेबल नहीं होते, तो जो ड्राइवर्स होते हैं उनको जगह जगह रेस्ट करना पड़ता है और इस तरह से काफ़ी डिस्टेंस पड़ते हैं। लेकिन आज के जो नए जो डिज़ाइन ट्रक्स जो आ रहे हैं वो उनकी केबिन्स जो होते हैं वो एयर कंडीशन होते हैं, अंदर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो वो जो ड्राइवर है वो ज़्यादा डिस्टेंस तक एक बार में जाएगा, तो इस तरह से मटेरियल जल्दी पहुंचेगा, एफिशिएंटली पहुंचेगा। तो इस तरह से अगर एनवायरनमेंट को हम इम्प्रूव करें तो एफिशिएंसी बढ़ती है, तो इस वो चीज़ मटेरियल हैंडलिंग में भी इस तरह से काम आती है। फिर आता है इकोलॉजी प्रिंसिपल। इकोलॉजी प्रिंसिपल मीन्स एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट है, एनवायरनमेंट पे हार्श इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो हमारे को उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। देन है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन मीन्स अपने आप हैंडलिंग जितनी ज़्यादा हो, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो, तो हमारा वो जो हैंडलिंग जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, तो वो चीज़ इसमें हो। और एक आता है सबसे लास्ट जो है फ्लेक्सिबल, क्योंकि कई बार पॉसिबल कई सारी सिचुएशन चेंज होती है, तो हमारा जो हैंडलिंग सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल हो तो हम उसको चेंज कर पाते हैं। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन प्रिंसिपल। एनकरेज सिंप्लीफिकेशन ऑफ मेथड, मतलब जो भी सिस्टम हो वो सिंपल हो, कोई भी उसको समझ पाए, उसको इजीली मेंटेन कर पाए, इस तरह से तो सिस्टम जो हो जितना सिंपल होगा वो अच्छा रहेगा, कॉम्प्लिकेसी नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी प्रिंसिपल। एनकरेज जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हैंडलिंग का इक्विपमेंट है, हैंडलिंग का जो भी सारा सिस्टम जो है वो सेफ हो, सिक्योर हो, ताकि क्या है कि हमारा एक्सीडेंट्स नहीं हो, मटेरियल का भी नुकसान नहीं हो, मैन पावर का भी नुकसान नहीं हो, इस तरह से वो सिक्योर सिस्टम हो, सेफ सिस्टम हो, वो चीज़ हमारे को देखना है। कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, कॉस्ट जो है वो एनालिसिस करके हमारे को करना चाहिए, कितनी कम से कम उसकी कॉस्ट को कर सकते हैं। देन है मेंटेनेंस प्रिंसिपल। जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या शेड्यूल मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम होती रहे, ताकि हमारा काम बीच में कहीं ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन नहीं आए, तो टाइम टू टाइम ब्रेकडाउन मतलब मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपर होती रहे। फिर आता है कंप्यूटराइजेशन प्रिंसिपल। एनकरेज कंप्यूटराइजेशन ऑफ हैंडलिंग इन स्टोरेज सिस्टम। जो स्टोरेज सिस्टम और हैंडलिंग का जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम हो, तो उससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक तो मैनुअल आप रिकॉर्ड रखेंगे, कंप्यूटराइज होगा तो ऑब्वियस है कंप्यूटराइज से हम ज़्यादा इजीली और अच्छा उसको कंट्रोल कर पाएंगे। देन ऑब्सोलेंस प्रिंसिपल। एनकरेज प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट पॉलिसी एज टू एंजॉय अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक एडवांटेज। जो पुराना सिस्टम कोई हो गया तो उसको हम चेंज कर लें, ऑब्सोलेट हो गया तो इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग क्या है और इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट में हम और कुछ कौन से इक्विपमेंट जो काम में लेंगे हम इसके बारे में, मटेरियल हैंडलिंग में इक्विपमेंट है उनके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।